हेलो फ्रेंड्स, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का 8th लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पिछले लेक्चर्स में हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत सारे टर्म्स भी पढ़े हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में, और साथ में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो पार्टिकल का डी एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसके लिए जो फॉर्मूला दिया था उसको डिफाइन किया था। यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो हमने पिछले लेक्चर तक फाइंड आउट कर लिया था, जो कि निकल के आया था NE/DE इज इक्वल टू 2πN अपॉन πkT की पावर 3/2 e की पावर हाफ e की पावर माइनस e अपॉन KT DE। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में फाइंड आउट किया था। ये क्या बताता था कि DE एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि DP मोमेंटम रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, पहले उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद DV वेलोसिटी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको ड्राइव करेंगे। तो वो जो फॉर्मूला होगा वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एक कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और उनकी एनर्जी कांस्टेंट है, E एनर्जी कांस्टेंट है, तब डिफरेंट वेलोसिटी के होंगे सारे पार्टिकल। तो डीवी वेलोसिटी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो बताएगा वो फॉर्मूला। ओके, तो ये चीज़ हमें निकालनी है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला निकल के आता है जब DE रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। इसको अगर हम जनरलाइज कर देते हैं वापस से, तो ये आपका GE/DE e की पावर माइनस अल्फा e की पावर माइनस बीटा अपॉन KT के इक्वल था, जिसमें हमने e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू निकाली थी। इसके लिए भी मैंने आपको एक्सप्रेशन एक सेपरेट बना के दिखाया हुआ है। बीटा की वैल्यू भी निकाली थी, ये भी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन KT। और e की पावर माइनस अल्फा निकल के आया था n अपॉन V h स्क्वायर अपॉन 2πm KT इसकी पावर 3/2। ठीक है, ये निकल के आया था और बीटा भी निकल गया। और GE/DE की वैल्यू भी हमने निकाली थी कि DE एनर्जी रेंज में GE की वैल्यू क्या होगी। तो ये सब वैल्यूज रखने के बाद आपको निकल के आया था ये। ठीक है, अब हमें निकालना है NP/DP की वैल्यू। NP/DP यानी DP मोमेंटम रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये था 2πV 2m अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर हाफ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज तो हमने निकाल दी थी। अब ये हम जनरलाइज कर दिया है हमने इसको इसमें, तो इसको पहले हटा देते हैं। देखिए, ये हमारा अगर NP/DP निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, GE/DP को GP/DP में चेंज करना होगा। e की पावर माइनस अल्फा तो देखो फ्रेंड्स कांस्टेंट है, ये तो जू का तू ही रहेगा। एक e की पावर माइनस बीटा अपॉन KT, ये बन जाएगा NP/DP। अब हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू तो है हमारे पास, बीटा की वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास GP/DP की वैल्यू नहीं है। पहले हम इसको निकालेंगे। तो पहले ये समझ लेना है कि GP/DP एक्चुअली में है क्या। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इसका जो वॉल्यूम है इस बॉक्स का वो V है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है और इसकी एनर्जी E है। तो ये फिक्स है। ठीक है, V भी फिक्स है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी फिक्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी फिक्स है। दैट मीन्स कि आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें हमने क्या किया था कि पार्टिकल जो है वो मोशन में है, यानी कि डायनेमिक स्टेट में है। और डायनेमिक स्टेट में जब सिस्टम होता है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ना लेके कौन सा स्पेस लेते हैं, फेज स्पेस। तो फेज स्पेस में मोमेंटम स्पेस भी होता है, तो मोमेंटम के 3 कोऑर्डिनेट ऐड हो जाते हैं और जो कि एनर्जी को बताते हैं। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, इसीलिए मोमेंटम स्पेस आपने लिया है तो उससे आपको पता चल जाएगा एनर्जी के बारे में भी। उसमें हमने वो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था, जो अलग अलग एक मोमेंटम स्फीयर बनाया था। दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, तो इसमें एक्चुअली मैं इसलिए रिवाइज कराती रहती हूँ जिससे जो बच्चे ना देखा हो जिसने, वो भी समझ जाएं और वो
इसको पूरी तरह समझने के लिए मेरे पिछले लेक्चर को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, तो उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक मोमेंटम का स्फीयर बनाया था, क्योंकि ये p² / 2m = E जो है स्फीयर की इक्वेशन निकल के आ रही थी, तो एक मोमेंटम स्फीयर बन रहा था। उसमें हमने इक्वल थिकनेस के शेल्स बनाए थे, वो शेल्स अलग अलग वॉल्यूम के थे, इसीलिए ये अलग अलग वॉल्यूम के कंपार्टमेंट आए थे, और हमने इनको इक्वल एप्राइबेबिलिटी लगाने के लिए सेम साइज की सेल्स में डिवाइड किया था इन सेल्स को, और इनके एक कंपार्टमेंट में जितने नंबर ऑफ सेल्स थी वो आपकी क्या बताती थी, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट, और उसको आप G से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये जो GP/dP है वो डीपी मोमेंटम स्टेट में कितनी नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है उसको बता रही है। और मैंने आपको बताया था एक सेल इसका जो वॉल्यूम है वो h³ के इक्वल होता है। पिछले लेक्चर को अच्छी तरह से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो ये जो है h³ एक सिंगल छोटी सी सेल जो आपने ड्रॉ की है उसका वॉल्यूम है। आपको पता है कि पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम v नहीं है, v तो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम है, आपका फेज स्पेस में जो पूरा वॉल्यूम होगा वो आपका होगा। अब हमें निकालना है GP/dP, तभी तो आप ये निकाल पाओगे। तो GP/dP की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम जो फेज स्पेस में होगा उसमें 6 इंटीग्रेशन आपने इसीलिए लगाए हैं, 3 तो dx dy dz को बताएंगे और 3 dpx dpy dpz को बताएंगे। तो दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये बता रही है टोटल वॉल्यूम इस फेज स्पेस का, और अपॉन अगर आप h³ कर दें तो क्या चीज देगा, ये चीज ये बताएगा टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। और एक सेल को हम क्वांटम स्टेट बोल रहे हैं जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल जा सकता है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि एक सेल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चले जाएं। बस ये है कि हमने इनको डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था, केवल इवन एनर्जी वाले ही इसमें जाएंगे इस कंपार्टमेंट में। इसमें मान लिया n1 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, यानी इवन एनर्जी के n1 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और इन पार्टिकल्स में से कोई भी किसी भी सेल के अंदर जा सकता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। तो हमारे पास जो ये आया है वो मोमेंटम डीपी मोमेंटम स्टेट में कितने नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है वो आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो v को बताएगा, जो भी आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम है, लेकिन ये वाला जो क्वांटिटी है डीपी मोमेंटम स्टेट में बताएगा कितना वॉल्यूम है। तो इसको हम अलग से फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dpx dpy dpz, अगर आपको डीपी एनर्जी मोमेंटम रेंज में निकालना है, यानी p2 p + dp इस वाली रेंज में निकालना है, तो आपने कहा कि जो स्फीयर है इसकी मान लिया P है, P मैक्सिमम इसकी रेडियस है, ये आपका 3 डायमेंशन में है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है, ठीक है। और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो P मैक्सिमम है, जो कि E = P मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल है। हमने क्या किया है, एक सर्किल बना दिया है जिसकी रेडियस P है, और एक और सर्कल बना दिया है, तो ये एक तरह से स्फीयर का शेल ही है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो P + dP है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस छोटी सी जो शेल है इसके वॉल्यूम निकाल रहे हैं, उसके वॉल्यूम को हम यहाँ पे रखेंगे तो पता चल जाएगा कि डीपी मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि तो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई P + dP का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई p³, इसके इक्वल होगा। ये आपको पता चलेगा कि डीपी वॉल्यूम कितना है, ठीक है। डीपी मोमेंटम रेंज में कितना वॉल्यूम है उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे h³ से, तो डीपी मोमेंटम स्पेस में कितनी क्वांटम स्टेट है इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा, इसको तो आप फॉर्मूले से खोल सकते हो, p³ + dp³ + 3p² dp + 3p dp², और फिर माइनस करोगे 4/3 पाई p³। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये वाली जो टर्म है ये तो कट जाएंगे। अब रही बात डीपी, बहुत छोटी सी रेंज ली है आपने, बहुत छोटी सी डीपी रेंज में लिया है, तो उसका क्यूब स्क्वायर ये तो कट ही जाएंगे, मतलब ये और भी नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि आपने कहा है कि बहुत छोटी सी मोमेंटम रेंज में आपको नंबर ऑफ फेज सेल्स निकालनी है, दैट मीन्स क्वांटम स्टेट निकालनी है। तो आपके पास जो बचेगा वो 4/3 पाई
3p² dp, ये बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4πp² dp बचेगा। तो क्वांटम स्टेट अगर आप निकालें इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4πp² dp अपॉन h³। तो फ्रेंड्स आपके पास अब NP/dP की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। आपके पास GP/dP भी है, e⁻⁴ आपके पास है ही, मैंने मिटा दिया था, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। e⁻⁴ की वैल्यू आपकी क्या थी, n/v, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है, अपॉन h² अपॉन 2πm/kT, जिससे आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा। बीटा की वैल्यू 1/kT है। तो अब हमारे पास GP/dP की वैल्यू भी है, e⁻⁴ की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी है। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें रखने के बाद निकाल सकते हैं NP/dP की वैल्यू। देखिए इसको हम हटा देते हैं, GP/dP की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास सारी वैल्यूज रहेंगी ना, GP/dP इज इक्वल टू 4πp² dP, ठीक है, ये तो निकल गया अपॉन h³। तो इसको हटाएं, देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास जो आया है NP/dP इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, GP/dP e⁻⁴ अपॉन kT। तो ये GP/dP की वैल्यू यहाँ पे हम v रह गया था, तो ये v लगा दिया क्योंकि वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था वॉल्यूम। तो हमने इसकी वैल्यूज रखी, तो GP/dP की वैल्यू रखी 4πvp² अपॉन h³, ओके, और dP आएगा, e⁻⁴ की वैल्यू रखी तो n/v h² अपॉन 2πm/kT, उसकी पावर 3/2, और ये आपका आ जाएगा e⁻⁻e/kT। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया। तो फ्रेंड्स अगर इसको रीअरेंज करेंगे, v से v कैंसिल हो जाएगा, 4πn p² बचेगा। इसे h³ को हम अंदर ले गए हैं, तो h³ से ये 3 की पावर यहाँ पे कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा h² अपॉन 2π, h भी कट जाएगा तो 1/2πm/kT, इसकी पावर 3/2, ठीक है। और यहाँ पे E इज इक्वल टू हमारा होता है p² अपॉन 2m, क्योंकि आप पूरा का पूरा मोमेंटम रेंज में चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे अभी आपको मोमेंटम में चेंज करना पड़ेगा। तो e⁻⁻p² अपॉन 2m/kT, और एक जो dP है वो आप यहाँ लगा देंगे, तो ये आपको पता चल जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इन द मोमेंटम रेंज dP। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए ये फॉर्मूला निकल के आ गया, मोमेंटम रेंज dP में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अगर आपको NV/dV निकालना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पहले वही वाला NE/DE जो कि याद रखना है आपको, मैंने पहले ही बताया, 2πn अपॉन πkT की पावर 3/2 e⁻½ और e⁻⁻e/kT, ये आपका था इस एनर्जी रेंज में। आप इसी में क्या कर लीजिए, NV/dV कर लीजिए, इसको आपने NV/dV, तो आपको क्या करना पड़ेगा, E और V में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू p² अपॉन 2m है, और P इज इक्वल टू क्या है, mv है, तो m² v² अपॉन 2m, ये सीधे सीधे E इज इक्वल टू ½ mv² होता है, तो ½ mv²। तो अगर आपको DE की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, ½ m इंटू 2 इंटू v इंटू dv, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका mv/dv हो जाएगा। तो यानी कि आपको जहाँ जहाँ E है वहाँ पे तो आप ½ mv² करिए, और जहाँ DE है वहाँ mv/dv करिए, तो तब आपका NV/dV आ जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में NE/DE को NV/dV में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, 2πn अपॉन πkT की पावर 3/2। देखिए ये सारे तो कांस्टेंट है, केवल E है, E को आप क्या लिखेंगे, ½ mv², इसकी पावर क्या हो जाएगी, ½ ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, E की पावर माइनस E इज इक्वल टू ½
एम वी स्क्वायर अपॉन के टी, और ये डी ई जो आपका था यहाँ पे डी आएगा फ्रेंड्स, डी ई जो है वो हो जाएगा आपका एम वी डी। तो यानी कि अगर आपको ये याद है तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप ये निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करके आपको सारी कांस्टेंट टर्म को एक साथ इकट्ठे कर लेना, और जो कांस्टेंट नहीं है उनको हम वहाँ कर लेंगे। देखिए ये v है और ये v की पावर v स्क्वायर की पावर हाफ है, तो यहाँ पे आपका एक तो v स्क्वायर हो जाएगा और एक e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt dv। उसके अलावा जितनी भी टर्म होंगी वो कांस्टेंट होगी b, वो आप रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। तो फाइनली आपका नंबर ऑफ पार्टिकल इन द वेलोसिटी रेंज dv कितने होंगे वो निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के जो रिजल्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, और बाद में इसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये अगर आप निकालें तो एन वी डी वी इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2। देखिए सारे कांस्टेंट है, ये वी स्क्वायर ये वाली टर्म ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt इंटू डी वी। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है फ्रेंड कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी रेंज डीवी में है वो डिपेंड करते हैं वी स्क्वायर और एन वी जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं वी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt के ऊपर। ये तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन बताते हैं व्हेन v इज इक्वल टू 0 होगा। जब v इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो 1 हो जाएगी, लेकिन ये 0 हो जाएगी, तो nv की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कि कोई भी पार्टिकल जीरो वेलोसिटी का एग्जिस्ट नहीं करता है अगर किसी गैस को आप किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं। आप ये कहने लगे कि कोई मॉलिक्यूल रेस्ट में है कि नहीं, तो उसके लिए 0 वैल्यू आएगी, तो कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं होता है। सेकेंड कंडीशन है व्हेन v लेस है, कम है, ठीक है, स्मॉलर वैल्यूज ऑफ v। अब आप एक ग्राफ अगर प्लॉट करने लगे वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो nvdv, अगर आप वेलोसिटी वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए 0 पे तो कोई भी वेलोसिटी 0 पे तो 0 ही मिला आपको, 0 वेलोसिटी कैसे। अब जैसे लो वेलोसिटी है, कम वेलोसिटी, ये हाई वेलोसिटी है, तो अगर लो वेलोसिटी के लिए v जब लो होगी तो देखिए अगर हम इसमें देखें v लो है तो v इसकी वैल्यू लो होगी तो एक्सपोनेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वाली टर्म डोमिनेटिंग हो जाएगी। तो nv dv प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, समझ रहे हैं। अगर v की वैल्यू कम होगी तो ये जो v स्क्वायर वाली टर्म है, लो का मतलब ऐसा नहीं है, एक्चुअली v स्क्वायर वाली टर्म वहां ओमिट करते हैं हम जहां पे अभी आप मानने लगे v इज इक्वल टू 0.001 है, ठीक है, तब उस कंडीशन में v स्क्वायर और भी छोटा होगा तो आप नेग्लेक्ट करते हो। आप ये सोचोगे ना, दिमाग में आ जाता है कि मैम जब v कम, कोई भी चीज कम होती है तो उसकी स्क्वायर वैल्यू को तो हम कहते हैं कि और भी कम होगी। यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, डेसिमल से नीचे नहीं जा रहा है, वो हम इंटीजर में है v की वैल्यू, क्योंकि 0 से नीचे तो कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। अगर 0 से ऊपर है तो स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन इसको स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो v की वैल्यू एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो हम कह रहे हैं कि अगर लो है v की वैल्यू तब जो nv की वैल्यू है उसमें ये वाली जो टर्म है वो नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि v स्क्वायर आपका बहुत कम है, तो उसके एक्सपोनेंट यहाँ माइनस में है तो इसकी वैल्यू कम होगी, तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे डीवी रेंज के अंदर वो वैल्यू डिपेंड करेगी v स्क्वायर के ऊपर। तो जो ग्राफ है वो v स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर v की वैल्यू हाई होगी तो ये वाली जो टर्म है v स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन ये वाली टर्म भी कंसीडरेबल हो जाएगी। तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ये वाली टर्म भी डोमिनेट करने लगेगी,
तो ये वाली टर्म डोमिनेट करने से एक्सपोनेंशियली कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा कि लो वेलोसिटी के लिए इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ये v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी और फिर एक्सपोनेंटली डिके करेंगे। तो ये अलग अलग टाइप का है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको। जैसा ये ग्राफ है वैसा इधर का ग्राफ नहीं है, ये एक्सपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है और ये प्रोपोर्शनल टू है v स्क्वायर। तो ग्राफ की वैल्यू एकदम सिमेट्रिक नहीं आती है, वो कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पे आपका एक पीक मिलता है और फिर ये यहाँ तक ये इस तरह का कुछ आता है। और इस कर्व का जो एरिया होता है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये ध्यान रखना है कि इस कर्व का जो एरिया है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को बताता है। ग्राफ का लेफ्ट वाला पोर्शन v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और राइट वाला पोर्शन एक्सपोनेंट टर्म के प्रोपोर्शनल है, तो वो डिके कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक कर्व नहीं है, इसका ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इसके पास है और वो वाला पोर्शन थोड़ा सा फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इस वाली स्पीड में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उनकी वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड इतनी होगी। ओके, फिर उसके बाद हमारा जाता है एवरेज स्पीड। तो आप कर्व के एसिमेट्रिक होने से ही पता चल रहा है कि जो एवरेज स्पीड है वो यहाँ पे नहीं कहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कर्व छोटा है, वहां तक ब्रॉड फैला हुआ है, एसिमेट्रिक है। तो थोड़ा सा इस सेंटर से इधर शिफ्ट हो गई है एवरेज वेलोसिटी। वो हम मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन वैसे भी आपको ग्राफ से पता होना चाहिए कि ग्राफ आपका एसिमेट्रिक है तो ये यहाँ चली जाएगी। अब थर्ड आती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप वेलोसिटी का एवरेज निकालते हो तो आप अगर साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इधर प्लस साइन इधर माइनस साइन, ऐसे टोटल आप एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एन वी अपॉन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एन वी आई अपॉन समेशन ऑफ एन एन आई वी आई। ये आपके एवरेज वेलोसिटी को बताता है। ठीक है, तो अगर हमारा v की वैल्यू प्लस माइनस होगी तो कहीं जीरो भी कुछ टर्म कट जाती हैं, तो इसीलिए आपको एग्जैक्टली एवरेज वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। उस v स्क्वायर से क्या हो जाएगी, सारी नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाएंगी। उसके बाद आप v स्क्वायर से एवरेज निकालेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो एक तरह से आपका स्क्वायर रूट v RMS की वैल्यू आएगी, जो कि एग्जैक्टली सही होगी, जिससे आप आसानी से सारी टर्म की वैल्यू निकालिए, सारी वेलोसिटी को आपने ऐड कर लिया है और उनका एवरेज निकाल लिया, उसके बाद स्क्वायर रूट कर दिया है। तो यहाँ ये वैल्यू आपकी आएगी कुछ यहाँ पे। दैट मीन्स कि वी RMS की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और फिर उससे छोटी है वी एवरेज और उससे छोटी है वी मोस्ट प्रोबेबल। ये मोस्ट प्रोबेबल है बिल्कुल सेंटर में, जिसके कॉरस्पॉन्ड बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो इनके वैल्यू आप मैथमेटिकली भी निकालेंगे। मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो आपने निकाला है उसकी हेल्प से ही हम इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ आई एन आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ आई एन आई। यानी कि हम कितने नंबर ऑफ पार्टिकल v1 वेलोसिटी के हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल v2 वेलोसिटी के हैं, उन सबको ऐड करके अपॉन करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से, उससे आपको एवरेज की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा समेशन ऑफ आई एन आई वी आई और ये क्या हो जाएगा 1/n। और देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी डिस्क्रीट वेलोसिटी नहीं है, पूरे कंटेनर में हर वेलोसिटी का आपके पास पार्टिकल है। ठीक है, तो इसीलिए हम समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। तो हमें क्या करना है, 1/n इंटीग्रेशन जीरो वेलोसिटी से इनफाइनाइट वेलोसिटी तक के सारे पार्टिकल को कंसीडर करना है। हालांकि जीरो वेलोसिटी का कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन हम मिनिमम जीरो और इनफाइनाइट वेलोसिटी का भी कोई पार्टिकल नहीं है और मैक्सिमम इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं कि जिससे सारे पार्टिकल इस रेंज के अंदर आ जाएं। ठीक है, जितनी भी होगी वेलोसिटी वो तो अलग बात है, लेकिन जीरो से इनफाइनाइट वेलोसिटी तक के सारे पार्टिकल को हमने कंसीडर कर लिया है। तो एवरेज वेलोसिटी जो इज इक्वल टू हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ये आपका एनवीडीवी के इक्वल हो जाएगा। और एनवीडीवी का फॉर्मूला तो आपने ऊपर लिखा हुआ ही है, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पे रख के वी एवरेज की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4πn m/2π kT की पावर
3/2 v स्क्वायर ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt dv। फ्रेंड्स ये सारी जो वैल्यूज है ये सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट हैं। बाहर निकालोगे तो आ जाएंगी, तो आपके पास इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा v स्क्वायर ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो एन वी डी वी है यहाँ पे v जरूर है साथ में, तो यहाँ v एन वी डी वी होगा, यहाँ पे v एन वी डी वी होगा, तो इसीलिए यहाँ पे v क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v है ना, v से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका v क्यूब दिस हो जाएगा, और जितना भी कांस्टेंट है उसे आपने मान लिया b मान लिया, ये बाहर निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन की हेल्प से आप खुद इस इंटीग्रेट करेंगे, v को x मानेंगे तो x क्यूब ई की पावर माइनस एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2kt के इक्वल हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद v एवरेज की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी आ जाएगी √8kt अपॉन पाई m, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1.59 √kt अपॉन m, इसकी इक्वल वैल्यू निकल के आएगी एवरेज वेलोसिटी, यानी पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है वो इतनी होगी। इसके बाद हम निकालेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी में अगर स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसमें आपने स्क्वायर कर दिया, इसी में यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v की पावर 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपकी v स्क्वायर एवरेज की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 3kt अपॉन m की इक्वल निकल के आएगी, और अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो VRMS की वैल्यू निकल के आएगी जो कि √3kt अपॉन m होगी आ जाएगी। फिर आपने निकालना मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स इसको हम हटा देते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो कि ज्यादातर पार्टिकल की वेलोसिटी है वो निकालनी है आपको। तो देखिए आपके पास ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल डीवी एनर्जी रेंज में थे, अगर आप इसको n से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये n इधर ले आए तो nv dv अपॉन n जो देता है वो प्रोबेबिलिटी फॉर द पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी रेंज dv देगा। ये प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला है जिसमें आपको निकलेगी कि dv वेलोसिटी रेंज में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के फाइंड आउट करने की। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से इसको डिवाइड कर देना है। अगर आपने कहा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि पार्टिकल इस रेंज में हो, तो इसके लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू dv और 0 के इक्वल निकलना रखना पड़ेगा मैक्सिमा के लिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट देखना है। दैट मीन्स कि nv dv दैट इज dp अपॉन dv इज इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है, इन केस ऑफ nv dv। तो जब आप इसका मतलब है इसको विद रिस्पेक्ट टू dv अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो और उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिल जाएगी। तो आप इसे क्या करेंगे, आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई m अपॉन 2 पाई kt 3/2 e की पावर v स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt है। विद रेस्पेक्ट टू dv आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक बार ये वाली टर्म डिफरेंशिएट करनी है, एक बार ये वाली टर्म डिफरेंशिएट करनी है, और उसको आपको 0 के इक्वल रख के दिखाना है। तो आपने कांस्टेंट टर्म को तो एक जगह रख लीजिए, तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका एक आ जाएगा 2v e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस v स्क्वायर, और इसका है e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kt, माइनस साइन इसी की वजह से आया है, वैसे प्लस होता, और इसको करने के बाद आ जाएगा 2vm अपॉन 2kt, और ये इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है 0 के इक्वल हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा v मोस्ट प्रोबेबल, और इट विल बी इक्वल टू √2kt अपॉन m। तो फ्रेंड्स हमने तीनों तरह की वेलोसिटी निकाल ली है, मोस्ट प्रोबेबल भी √2kt अपॉन m, और इससे आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और फिर आपकी है एवरेज वेलोसिटी, फिर उसके बाद है वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल। तो ये आपको ध्यान रखना है रिलेशन। आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डीजेनरेसी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जो आपने ई की पावर अल्फा देखा था तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एंट्रोपी से रिलेट करेंगे, एंट्रोपी को स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि क्या होता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।